इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। ठीक है, ये कैसे करके काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि हम एक जो है और एडिशनल वाइंडिंग लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है, मेन वाइंडिंग के, जो कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे रहती है और वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, इस वाले मोटर के अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो वाइंडिंग रहेगी, एक जो पहले से रहती है मेन वाइंडिंग जो कि आप देख सकते हैं, और दूसरा रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग से आई एम करंट फ्लो होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग से आई एस करंट फ्लो होगा। सिंस इस मोटर का नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, तो जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी हाई रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है, और इसकी लो रिएक्टेंस रहेगी। ठीक है, अगर मैं मेन वाइंडिंग की बात करूं तो मेन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस लो रहेगी और रिएक्टेंस हाई रहेगी। अब इससे क्या होगा, इससे हम देखते हैं कि क्या हमारा फेजर डिफरेंस बनता है। अब एक चीज आपको ध्यान में होगा, अगर आपने एसी सर्किट देखा होगा, फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस में क्या होता है कि जो हमारा फेज रहता है, फेज एंगल, वो क्या होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा मतलब टेन इनवर्स ऑफ थीटा कर लो या टेन थीटा कर लो, ठीक है, ये आप रिलेट कर देना, ये फंक्शन रहता है टेन का। अब ये टेन क्या होता है, अगर हम कोई भी इम्पिडेंस डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास z रहता है, यहाँ पे r रहता है और यहाँ पे x रहता है और ये हमारा फाई रहता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में टेन फाई निकालूँ तो ये टेन फाई हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन r। ठीक है, तो कोई भी ये टेन फाई क्या बताएगा, यहाँ से अगर मैं फाई निकालूँ तो ये होगा टेन इनवर्स x अपॉन r। ठीक है, तो फाई जो होगा हमारा फेज एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। ठीक है, ये बेसिक सा क्लियर है। अब हमारे पास दो वाइंडिंग है, अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है और रिएक्टेंस कम रहती है। तो रिएक्टेंस कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे कम बनेगी। फाई मतलब फेज डिफरेंस। वही अगर मैं मेन वाइंडिंग की बात करूं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस कम रहता है और रिएक्टेंस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग से आई एस करंट फ्लो होती है, मेन वाइंडिंग से आई एम करंट फ्लो होती है। तो अगर ये मेरा वोल्टेज है तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो उसकी फेज एंगल कम है तो वो फाई थोड़ा सा ही लैग करेगा। वही अगर हम मेन वाइंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा लैग करेगा। ठीक है, आई एम, ये आई एस और आई एम के बीच का जो एंगल रहता है इसे हम बोलते हैं अल्फा, और जो मोटर में जो टॉर्क प्रोवाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ अल्फा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं अल्फा भी कह सकता हूँ। तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा फेज एंगल बनेगा उतना ज़्यादा हमारा टॉर्क प्रोवाइड होगा। तो ये पर्पस है हमारा मेन वाइंडिंग का और स्टार्टिंग वाइंडिंग का, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस लो रिएक्टेंस रहने का। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, दोनों वाइंडिंग आपस में मिलके, जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हमें इसकी ओवरऑल फेजर की बात करो तो इससे मैंने थोड़े से नीट एंड क्लीन वे में किया है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे रहेगी, मेन वाइंडिंग यहाँ पे रहेगी, और ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे अल्फा, और जो ओवरऑल जो करंट होगा इसका रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट करंट होगा ये ओवरऑल करंट होगा, और ये होगा हमारा फाई जो कि मोटर का पावर फैक्टर को बताएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जिसका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, उसमें मेन वाइंडिंग का क्या रहता है रोल, स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या रहता है रोल, और इसकी क्या वैल्यू रहती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, सिंस यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैं इसे ओमिट कर देता हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है हमारा एल अपॉन ए। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हमारा मेन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली बात है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा और लेंथ कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेन वाइंडिंग जो है ये थिक होगा और लेंथ जो है इसकी कम होगी, तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, वही अगर मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करूँ तो इसकी रेजिस्टेंस हाई रहेगी। रेजिस्टेंस हाई रहने का मतलब इसका जो एरिया है ये कम रहेगा, तो ये थिन वायर यहाँ पे यूज होता है। तो इस टाइप से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ये क्या करेगा, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग स्प्लिट फेज मोटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, चाहे तो वो हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे या फिर हाई रेजिस्टेंस कॉपर वायर यूजिंग फाइन फॉर द वाइंडिंग, ये कर लेंगे, ये बस आप पढ़ लेना। अब क्या होता है, जब हमारा मोटर, ये हमारा मोटर मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है,
स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है कि स्टार्टिंग में टॉर्क को एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना जिससे मोटर रन कर जाएगा। सपोज मोटर की कैपेसिटी 1000 आरपीएम है, अगर ये मोटर हमारी 900 आरपीएम पे 900 से 950 आरपीएम पे हमारी रोटेट करती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक हमारा स्विच रहता है। ये स्विच क्या होता है, इनिशियली में क्लोज रहता है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, ये इसका काम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, नाम ही है इसका सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब है कि जैसे ये रोटेट होगी तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और मोटर जो है हमारा उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल रहता है साइन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारा साइन अल्फा, तो यहाँ पे एंगल इतना बन, ठीक है, ये जो अल्फा की वैल्यू पे हमारी टॉर्क डिपेंड करेगी। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है 150 टू 200% रहता है। स्टार्टिंग करंट जो है 6 टू 8% रहता है। ठीक है, 8 टाइम्स रहता है। अगर मैं स्पीड रेगुलेशन की बात करूँ तो अगर मोटर की स्पीड 100 है तो ये नो लोड पे अगर स्पीड 100 आरपीएम है तो ये जो है 95 टू 98 आरपीएम के स्पीड पे भी वर्क करेगी फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, ये यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो इसका स्पीड का डिफरेंस है विथ टॉर्क, ये कुछ इस तरीके से, तो नियरली जो है ये कांस्टेंट ही चलती है। ठीक है, अगर मैं मोटर की डायरेक्शन ये है हमारी, अगर मैं इस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए जाऊँ तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आइदर कोई भी वाइंडिंग चाहे वो मेन हो या स्टार्टिंग वाइंडिंग हो उसमें से किसी एक को हम रिवर्स कर देंगे। जो हमारी यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये हमारी मेन वाइंडिंग है और ये हमारी ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये हमारी मेन वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ का जो सप्लाई है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर मैं इसको उल्टा लगा दूँ, नेगेटिव को ऊपर और पॉजिटिव को नीचे, समथिंग लाइक दैट, तो क्या होगा, इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी और मोटर जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये 40 टू 250 वैट के लिए अवेलेबल रहता है। स्पीड 800 से 3000 आरपीएम पे रहता है। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होता है और साथ ही साथ इसकी लो टॉर्क रहती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम करते हैं। और एक और चीज़ जाते जाते वो है इसके एप्लीकेशन, तो एक बार आप इसका एप्लीकेशन को गो थ्रू कर लीजिए। ये जो है मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज होता है, जैसे फैन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन, स्मॉल टूल्स, रेफ्रिजरेटर, डुप्लीकेट मशीन एंड ऑयल बर्नर, ये सब चीज़ में यूज होता है। ठीक है, आई होप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैपेसिटर मोटर कैसे वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।